parents, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying food processing and related industries in India for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is one announcement, dear student. Unacademy Iconic price will be increased soon, so please enroll. Basically, Iconic subscription is the premium subscription of Unacademy, and it offers India's best educator, personal coach, mains question answer practice, study planner, expert guidelines, interactive live classes, structural courses and PDFs, also live tests and quizzes. Iconic subscription would be given immensely helpful for the UPSC CSE aspirants. So don't miss this opportunity. Hurry up and get your subscription, Iconic subscription now. For this, first of all, download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, and set the goal as UPSC CSE GS and select Iconic and choose the duration which suits your best. Also use code SHARMA20 to get 10% instant discount. Now let's move towards our topic, that is food processing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग, जिसके बारे में डिटेल में जानेंगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स. सो व्हाट डू मीन बाय फूड प्रोसेसिंग, पहले मतलब समझेंगे, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहा है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ली है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. अगर सिंपली फूड प्रोसेसिंग की बात की तो आप देख रहे हैं दो वर्ड से मिलकर बना है, फूड प्लस प्रोसेसिंग. मतलब फूड को क्या प्रोसेस किया जा रहा है, एक फूड में कुछ वैल्यू ऐड किया जा रहा है या उस फूड के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है. दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड प्रोसेसिंग. मतलब यहाँ पे जो भी रॉ इंग्रेडिएंट है फूड्स का, उसको हम लोग एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि अगर सिंपली एग्जांपल लेते हैं, हम लोग टोमेटो या पोटैटो जो भी है उसके चिप्स बना दे रहे हैं, या फिर टोमेटो के जेम्स, ये सारी जो चीज़ें हम बना रहे हैं, दैट जो प्रोसेस हो रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से, दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड प्रोसेसिंग. आखिर फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि वाई डू वी नीड फूड प्रोसेसिंग. क्योंकि पता है हमें कोई भी फूड जो है, अगर उसमें हम लोग कुछ उसमें प्रोसेस नहीं लाते हैं, उसका जो वैल्यू है उसको वैल्यू उसमें ऐड करके उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको नहीं बढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. दैट इज़ नॉट परसेबल. तो उनको बहुत ज़्यादा टिकाऊ बनाने के लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग का मेथड अपनाते हैं. इसमें सिंपली बोले तो वैल्यू ऐड करते हैं फूड में, जैसे कि पैकेजिंग की हेल्प से, ग्रेडिंग की हेल्प से, और अलग अलग जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करके, ऐसे केमिकल्स जो हमें हार्म ना करें उनको यूज़ करके हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या फूड प्रोसेसिंग मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट करता है या पहले भी एग्जिस्ट करता था. मतलब अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री में, मतलब एंशियंट टाइम में भी लोग फूड प्रोसेसिंग का मेथड अपनाते थे ताकि वो लोग फूड को प्रिजर्व करें बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्टरिंग, फर्मेंटेशन, सन ड्राइंग, प्रिजर्वेशन. ये सारी प्रोसेस वो लोग अपना के जो फूड की लाइफ लाइन है उसको इंक्रीज करते थे. तो जब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होंगी, जिसमें वो फूड में जो ऐसा प्रोसेस हो रहा है फूड में जिससे वैल्यू ऐड हो रहा है, और जिस इंडस्ट्री में हो रहा है उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोल देंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. पहला आ जाता है प्राइमरी और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या आ सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइल सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें वैल्यू ऐड हो जाता है, लाइक जेम्स, क्रिस्टल्स या फिर चिप्स, ये सारी जो चीज़ें हैं दे ऑल आर सेकेंडरी बिकॉज जिसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है. बट प्राइमरी में आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यूज एडिशन नहीं हो रहा है. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप्स का होता है. पहला होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड दूसरा होता है वैल्यू एडिशन. मतलब मैन्युफैक्चरिंग वही जो आपको मैंने बताया प्राइमरी प्रोडक्ट्स होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया. वैल्यू एडिशन मतलब जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं सेकेंडरी है, वो हमारा दूसरा प्रोसेस होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं. जैसे कि चिप्स बना रहे हैं या फिर जैम्स, या जो भी हम लोग अभी जो ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी लाइफ लाइन जो है ज़्यादा होती है, उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, दैट्स इज नोन एज वैल्यू एडिशन प्रोसेस. वाइल मैन्युफैक्चरिंग मतलब डायरेक्टली रॉ मटेरियल से उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे हम लोग डायरेक्टली व्हीट जो होता है जब हम लोग खेत से निकाल के उसको तुरंत ही मैन्युफैक्चर कर देते हैं, वो हो गया हमारा एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का. तो ये दो टाइप्स का प्रोसेस होता है हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में. अब तीसरा देखते हैं कि वाई आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंट. मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें या कहीं पे भी बात करें तो आखिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सिग्निफिकेंस क्यों है.
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंडिया के ही कंटेक्स्ट में लेते हैं, हमें पता है इंडिया जो है अपने यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन है, हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्राइमरी पे ही बहुत से लोग डिपेंड होते हैं। भले ही यहाँ पे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन इसका कम है, बट मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जो भी प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर डिपेंड रहते हैं। ऑलमोस्ट 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। एग्रीकल्चर में अलग अलग चीज़ें आ सकती है। तो अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग में, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो बेनिफिट्स क्या होगा कि हमें जो डोमेस्टिक फूड है वो हमें मिलेगा। साथ साथ जो फूड की प्राइस है वो भी अच्छा खासा रहेगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट्स वाई ये सिग्निफिकेंट है। इवन हमारे कंट्री के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट है, इसीलिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, डोमेस्टिक उनको फूड्स मिलेंगे। साथ में ये क्या करता है फूड प्रोसेसिंग कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को लिंक करता है। कैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में ला रहे हैं ताकि उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें। तो यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में। सेकेंड क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इट ऑब्जर्व्स अ मेजर शेयर्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। मतलब यहाँ पे जो उनका जो भी वर्कर्स हैं उनका जो शेयर होता है सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ही दिखाई देता है। यहाँ पे जो भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा यहाँ से इसलिए सॉल्व होगी। और जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो जीडीपी ग्रोथ जो है अच्छा खासा इंक्रीज करेगा। साथ साथ जो अगर फूड प्रोसेसिंग नहीं होता है तो हमें पता है कि जो फूड होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनका जो वेस्टेज होता है उनको भी प्रिवेंट्स करता है, साथ साथ फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर रहा है। मतलब हम लोग फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड करेंगे तो एक तो टाइम उसका ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दिन तक वो रह सकता है। साथ साथ जो लोगों की फूड की कमियाँ हमें दिखाई देती है ताकि वो मतलब इतना ज़्यादा इनकम उनको नहीं अर्न होता है, तो इनकम उनको नहीं मिलेगा तो फूड कहाँ से मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इस मेथड से करें कि सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिले और उनको फूड भी मिले, तो ये फूड सिक्योरिटी में भी उसको अटेंड करने में हेल्प करता है। साथ साथ स्टोरेज, जो हमें बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर करने में जितना स्टोरेज लगता है उससे कम स्टोरेज लगता है जो फूड प्रोसेसिंग मेथड से जो फूड बने हुए हैं। क्योंकि हमें पता है अगर सपोज कोई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब जो ऐसे फूड ग्रेन्स है जो बहुत स्पेस कवर करते हैं, बट अगर उसका हम लोग कुछ वैल्यू एडिशन उसमें कर देते हैं तो उसका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। सो दैट्स वाई ये जो है बहुत, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग का जो भी प्रोसेस फूड्स होते हैं उसके लिए बहुत कम स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है। ऑल्सो इट कैन बी एक्सपोर्टेड। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और हमारे यहाँ नेशनल ग्रोथ जो होगा काफ़ी अच्छा हद तक होगा। तो वही देखते हैं कि आखिर फूड प्रोसेसिंग का इंडिया में कहाँ तक स्कोप है। हमें पता है इंडिया में अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है ऑलमोस्ट 113 US डॉलर बिलियन जो है हम लोग के पास आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एस्टिमेशन दिख रहा है हमारे यहाँ। यहाँ तक कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग जब मेथड्स होता है तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट अच्छा खासा हो रहा है। और इंडिया के अगर स्कोप में देखें तो अगर इंडिया में हम लोग फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इंडिया जो है हर चीज़ में टॉप 10 में आ सकता है या टॉप 5 में आ सकता है। हाउ? क्योंकि पता है इंडिया का जो है इट इज़ फर्स्ट नंबर 1 इन द मिल्क, घी, जिंगर, बनाना, गुआवा एंड ऑल। मतलब 5 अगर आप देखेंगे पूरा सिनेरियो तो आपको पता चलेगा कि इसके जो भी, जैसे आप जो भी फूड ग्रेन्स लेते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी फूड यूज़ करते हैं, मैंगो, पपाया या राइस या वीट, इनकी जो रैंक है वर्ल्ड में इंडिया के वो काफ़ी हद तक अच्छा है। मतलब या तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। तो अगर इन सब की हेल्प से हम लोग फूड प्रोसेसिंग मेथड अपना लेते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं इन सारे चीज़ों में, तो होगा क्या, हमारे यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करवाना होगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्रीज करेगा, लोगों को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस सेक्टर में। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है जिसमें लोग काम नहीं करना चाहते हैं उसमें काम करने लगेंगे। साथ में ये क्या, जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर है दोनों को लिंक करते हुए दिखाएगा कि कैसे लोग फूड सप्लाई करेंगे इंडस्ट्री में, ताकि उनको जो, क्योंकि फार्मर्स भी अगर वो फूड सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज को फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो इस तरह से इसके 3 सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। साथ साथ ये भी हो सकता है कि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो लोग की जो डिमांड है वैल्यू एडिशन फूड्स की वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हम लोग ये जो फूड प्रोसेसिंग मेथड से जो भी फूड्स बनाएंगे जो उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इन सारे फूड्स की तरफ,
और हमारे यहाँ जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो अभी जो डिक्लाइन हो रहा है उसका काफ़ी हद तक अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी देखें तो कुछ लोग जो है भले ही अर्बन एरियाज में रहते हैं बट वो लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रूरल, और जो बेसिक फूड्स होती है वैल्यू ऐड नहीं हुआ रहता है उसमें डिपेंड्स होते हैं। सो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, हमें पता है। तो ईज ऑफ डूइंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ साथ जो टोटल हमारा फूड प्रोडक्शन है जिसमें वेस्टेज होते हैं, हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स होती है, स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी फूड प्रोसेसिंग का स्कोप जो है काफ़ी हद तक अच्छा खासा हमें दिखाई दे सकता है। मतलब इसका जो स्कोप है एक जगह तक लिमिट नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही लिमिट नहीं है, इसका स्कोप देखें तो हर तरह से है। चाहे आप सर्विस इसका मतलब आप फूड प्रोसेसिंग का देखिए स्कोप, तो ये सर्विस में भी इसका स्कोप दिखाई देगा आपको, फिर इंडस्ट्रीज में भी स्कोप दिखाई देगा, प्राइमरी सेक्टर में भी इसका स्कोप दिखाई देगा। सर्विस में कैसे दिखाई देगा, जो इसमें काम करेंगे सर्विस की तरह काम करेंगे इन फूड इंडस्ट्रीज में, तो वो हो सकते हैं उनको बेनिफिट्स मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में जो बेसिकली जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसका स्कोप आ सकता है। एंड प्राइमरी सेक्टर में तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से हम लोग जो भी प्राइमरी फूड्स है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रियल फूड्स में, मतलब उनमें थोड़ा प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका स्कोप जो है तीनों फील्ड में, तीनों सेक्टर में ही बहुत अच्छा है। इसकी वजह से बहुत हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, हर चीज़ की सुविधा हमें दिखाई देगी। अगर हम पूरे इंडिया में ही देखें कि इंडिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी तो हम पूरे वर्ल्ड की सिग्निफिकेंस देखे थे पहले। फूड प्रोसेसिंग अगर किसी भी कंट्री में होता है तो क्या क्या सिग्निफिकेंस दिखाई देती है और क्या क्या इसका स्कोप है, पर अगर आप इंडिया में इसका सिग्निफिकेंस देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीड, मिल्क, जिंगर, बनाना, गुआवा, मैंगो। ऑल्सो सेकेंड, इसका सेकेंड रैंक है वीट एंड पोटैटो, शुगर केन, इस सब में चीज़ों में। मतलब आप देखेंगे कि टॉप 5 में इंडिया जो है बहुत से ऐसा चीज़ प्रोडक्ट करता है जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज़ में आती हैं। इट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ जो फूड आइटम्स है काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा है, तो उसमें अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स होगा, बहुत से बेनिफिट दिखाई देंगे। साथ साथ है क्या कि हम अगर इन सारे चीज़ों में मतलब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल है, मतलब हमारा रैंक जो है काफ़ी हद तक अच्छा है, तो इसका बेनिफिट्स यही होगा कि लोग जो है एक्सपोर्ट्स वाली जो इशू, इंपोर्ट्स वाली इशू है कि हमें बार बार बाहर से मंगाना पड़ता है, वो इशू सॉर्ट आउट होगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन रिजर्व्स आएगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे यहाँ रिसोर्स जो है इंडिया में काफ़ी हद तक आता है, मतलब हर चीज़ जो भी रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सोल्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी है हमारे यहाँ कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्रॉप्स जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, मतलब हमारे यहाँ इसे तो बोलते हैं इंडिया को सब कंटिनेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग का मेथड, जो फूड ग्रो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि विट जो है सिर्फ एक ही प्रकार का हमारे यहाँ होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ विट्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमारे राइस दिखते हैं। दैट्स वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कि जो यहाँ पे सोल का अलग अलग टाइप है क्लाइमेटिक फीचर से, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड प्रोसेसिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी दिखाई देता है। साथ साथ में क्या, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर फूड प्रोसेसिंग हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि नए जॉब्स क्रिएट होंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है अपने आप ही इंक्रीज करेगा। लोग जो है चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, अब अगर कभी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन दिख रहा है तो वो क्या चाहेंगे कि हम चले जाएं इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग में काम करने के लिए, ताकि वहाँ पे अच्छा खासा हो। साथ साथ कर्बिंग माइग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लोग क्या करते हैं, जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो लोग मूव करते हैं अर्बन एरियाज़ की तरह, तो अर्बनाइजेशन का जो इशू है वो सॉल्व हो सकता है। लोग रूरल एरियाज में अगर इंडस्ट्रीज लग जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फॉर द मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो उसके लिए जो ये इशू है अर्बनाइजेशन का, माइग्रेशन का, वो सॉल्व हो सकता है। साथ साथ में जो फूड इन्फ्लेशन हमें दिखाई देता है उसका इशू भी सॉल्व हो सकता है। कैसे कि अगर ऐसे फूड प्रोसेसिंग का मेथड नहीं है तो हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो फूड की प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो लोग फूड नहीं ले पाते। बट अगर फूड प्रोसेसिंग होगा, वैल्यू ऐड होगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे जो उनका इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कम होगा, इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो सबको फूड ग्रेन्स अच्छे खासे मिलेंगे। साथ साथ नेक्स्ट चीज़ देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब इसका लाइफ है, मतलब जो भी फूड इस फूड प्रोसेसिंग के मेथड से बन रहे हैं उसमें फूड आइटम्स चेंज हो रहे हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल होगी काफ़ी अच्छा होगा, तो लोग जो होंगे वो अपनी डाइवर्सिफाई, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या चाहेंगे, डाइवर्सिफाई करने के लिए, और डिमांड भी होगा वो भी काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि वैल्यू एडिशन, अगर इसके इंपॉर्टेंस हम लोग बताते हैं कि आखिर फूड प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस क्या सिग्निफिकेंस है, तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इवन अगर इंडिया में बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू $205 बिलियन
to turn out by 2050 and $315 by 2020। क्योंकि अगर बात करें ये सारी चीज़ें होती है, डिमांड अच्छा खासा होता है, तो हमारे यहाँ इसकी जो प्रोसेस ग्रोथ रेट है काफ़ी हद तक अच्छा होगी। इवन गवर्नमेंट जो है बहुत से इनिशिएटिव भी ली है ताकि हम लोग फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट अप कर ले, जैसे कि FDI को अट्रैक्ट करना, रिडक्शन इन एक्सरसाइज ड्यूटीज़, और अलग अलग मेथड गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लाती है ताकि इसको इंक्रीज़ करे, और इनको इंक्रीज़ करेगी तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ये हम लोग यहाँ पे देखे थे। एंड ऑल्सो अगर फ्यूचर ड्राइवर्स की बात करें, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स ड्राइवर्स है, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है कैसे है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस, जैसे सॉइल है, टोपोग्राफी, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेटिक वेरिएशन है जो हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सो अब हम लोग वहीं देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या हो सकता है, पुअर सप्लाई चेन लिंकेज, मतलब जो सप्लाई चेन लिंकेज है हमारे यहाँ बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर, उन दोनों सप्लायर एंड कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में जो सप्लाई चेन है वो हमें अच्छे से नहीं दिखता है स्टिल, क्योंकि हमारा क्या है कि बीच में करप्शन भी दिखाई देता है, प्राइस भी बढ़ते जाती है और कॉस्ट से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है जब फूड ग्रेन्स का, तो एक तरह से यहाँ पे सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस दिखता है। तो फूड प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग सेक्टर है वहाँ पे ये इशूज देख सकता है। साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, मतलब कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है वो भी काफ़ी इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेक ऑफ स्किल लेबर, हमारे यहाँ स्किल लेबर नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंक्रीज़ करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें ये प्रोसेस अपनाना चाहिए, टेक्निकल मेथड्स अपनाना चाहिए। एंड ऑल्सो क्या है, लेक अदरेस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स में, हमारे यहाँ अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी खासी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग जो हो रहा है, मैन पावर या लेबोरेटरीज ये सारी अच्छी क्वालिटी की नहीं होने की वजह से फूड प्रोसेसिंग में चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। लेक ऑफ गुड लेबोरेटरीज इन इंडिया, मतलब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि लैब्स को अगर हम लोग यूज़ करते हैं इन फूड प्रोसेसिंग मेथड तो काफ़ी अच्छा हद तक बेटर रहेगा, बट स्टिल हमारे यहाँ ये बहुत ही कमी है। ऑल्सो लैक टू राइट विजन एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एट राइट टाइम, गवर्नमेंट भले इनिशिएटिव्स लाती है बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से यहाँ पे ये भी चैलेंज देख सकता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा सा उसका राइट विजन होता, सपोर्ट करता गवर्नमेंट, तो ये सेक्टर जो हमारे यहाँ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकती है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हमें पता है कि अभी भी हमारे यहाँ जो हाईवे है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू US यूरोप, मतलब हाईवे का जो जैसे जितना ज़्यादा रोड है उतना ज़्यादा हमें हाईवे नहीं दिखाई देता। अगर हाईवे रहता तो जो ट्रांसपोर्टेशन की इशू है वो सॉल्व हो सकता है, जो फूड एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो जो बाद में जो प्राइस बढ़ता है फूड का वो प्राइस नहीं बढ़ने का चांस रहेगा। लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एंड गुड प्रोडक्शन टेक्निक्स, हम लोग जैसे देखे थे फूड ट्रेडिंग में कि ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देता है कि जो हमारा लास्ट में जो होता है कि बफर स्टॉक वहाँ पे इतनी ज़्यादा वहाँ पे फूड ग्रेन्स इनके बढ़ जाती है कि स्टोरेज वहाँ पे प्लेस ही नहीं रहता कि और फूड हम लोग रखें, बट फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो FCI है वो फूड वहाँ पे रखती जाती है। तो यहाँ पे यही दिखता है कि लेक ऑफ जब स्टोरेज फैसिलिटी है तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट से जो फार्मर्स है गवर्नमेंट उससे खरीदेगा नहीं फूड, और फूड खरीद के फूड प्रोसेसिंग मेथड्स नहीं होगा, तो वहाँ पे ये भी इशू दिख सकता है कि वहाँ पे टेक्निक्स जो है या स्टोरेज फैसिलिटी है ये सारी इशूज हमें दिखाई देती है ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। मतलब ये सारी चैलेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सबको सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेट है बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपसे सिंपली बोलूँ कि कहाँ कहाँ लोकेट है तो आपके दिमाग में यही आएगा कि जहाँ जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर काफ़ी हद तक अच्छा है, या जैसे कि आप ले सकते हैं जहाँ पे माइनिंग अच्छी हो रही, जहाँ पे फिशिंग अच्छा खासा हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर है आपका कॉफ़ी का हो गया, या फिर जो जहाँ पे इंडिया जो है टॉप फर्स्ट में आता है, इसका पोजीशन लार्जेस्ट है, इन सब जगह पे सबसे ज़्यादा हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दिखाई देती है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं जो कोस्टल एरियाज होती है स्पेशली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन सारी एरियाज के पास फिशिंग ग्राउंड जो है काफ़ी हद तक अच्छा दिखता है। दैट्स वाई यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी हमें अच्छा खासा दिखाई देता है। ऑल्सो यूपी, पंजाब ये सब की ले ले तो यहाँ पे वीट राइस जो है अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी ताकि उसमें वैल्यू ऐड किया जाए। अब आता है कि फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से मेजर सेगमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से आ सकते हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड पोल्ट्री, मेराइन प्रोडक्ट्स, ग्रेन प्रोसेसिंग, कंज्यूमर फ्रूट्स फूड्स। सो ये जो सारी है मेजर सीक्वेंस होती है फूड प्रोसेसिंग में, जो कि अगर इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इनके प्रोडक्शन में और इसका मेथड हम लोग इनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग का मेथड यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे कंट्री के लिए। आप देखते हैं दो चीज़ आता है इसमें, अपस्ट्रीम स्टेज एंड डाउन स्ट्रीम स्टेज। मतलब जब फूड प्रोसेसिंग होता है, जब
कंज्यूमर से लेके सप्लायर तक का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ये जो हमारे सप्लाई करते हैं मतलब फार्मर्स से लेके लास्ट में जो कंज्यूम करते हैं वहाँ तक का सप्लाई जो पूरा एक आपको स्टेज दिखता है, वो स्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला अपस्ट्रीम स्टेज है एंड दूसरा जो है वो है डाउनस्ट्रीम स्टेज। अपस्ट्रीम स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि इसमें प्रोडक्शन आता है कि कैसे रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन हुआ है रॉ मटेरियल का, उसको कैसे वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब क्या, जैसे कि पहला प्रोसेस होता है, फार्मर क्या करता है कि जो फार्मर है वो किसी को सप्लाई करने के लिए कोई ऐसे लोगों को ढूंढता है कि जो इसे खरीदे, और वो उसके खरीद के उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ तक का जो स्टेज होता है दैट इज अपस्ट्रीम स्टेज। फिर मैन्युफैक्चर के बाद वो फिर अगेन किसी जो रिटेलर्स होते हैं, जो होलसेल दुकान वाले होते हैं, उनको सप्लाई किया जाता है, और वो होलसेल वाले दुकान जो होते हैं छोटे छोटे शॉप्स पे सेल करते हैं, और वहाँ से कंज्यूमर्स जो बाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो स्टेज दिख रहा है। तो ये जो पहला स्टेज दिख रहा है दैट इज नोन एज अपस्ट्रीम स्टेज, मतलब यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग तक का जो स्टेज है दैट इज अपस्ट्रीम। इसमें क्या आ सकता है, राइस एंड फ्लोर व्हीलिंग, मतलब फ्लोर व्हीलिंग हो रहा है राइस का, या यहाँ तक जहाँ तक मैन्युफैक्चर हो रहा है इसमें आ जाएगा अपस्ट्रीम स्टेज। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला क्या, एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल होंगे तभी तो मैन्युफैक्चर होगा। साथ में मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की वहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहा है ज़्यादा, हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वो कम इन्वेस्टमेंट हो। गुड लिंकेज विद फार्मर्स, ताकि फार्मर्स जो है कम रेट में उनका सप्लाई, फार्मर्स के भी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, और जो सप्लाई हो रही है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वो भी कम रेट में हो जाए। साथ में स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए ताकि जो भी ग्रेन्स फूड ग्रेन्स होते हैं उनको अच्छे से हम लोग स्टोर कर पाए। क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, वर्क फोर्स होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक हम लोग अच्छा खासा ला सकें। वहीं अब दूसरे देखें दैट इज़ द डाउन स्ट्रीम स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स होता है इस ये फाइनल मतलब प्रोडक्ट जो है बन चुका रहता है और उसको सिर्फ मार्केट में सेल करना रहता है। जैसे कि जो ब्रेड होता है, बिस्किट्स होता है, नूडल्स होता है, ये सब इनका फॉर्मेशन हो गया है, तो वो क्या करते हैं फिर चले जाके वो किसी होलसेलर्स को देंगे, होलसेलर किसी शॉप्स को बेचता है, शॉप्स जो है वो कंज्यूमर्स के बेचते हैं। तो दैट इज नॉन एज डाउन स्ट्रीम स्टेज। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ सकती है। पहला, लेटेस्ट प्रोसेस टेक्निक्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट हमारा देखे थे अप स्ट्रीम में, वहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रीम वहाँ से शुरू होता है। तो प्रोसेसिंग हमें टेक्निक्स जो है नया चाहिए, साथ में नया नया प्रोसेसिंग मशीनरी चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटी अच्छा खासा चाहिए, रिटेल सेलर जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एंड वर्क फोर्स भी चाहिए ताकि फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या जो वहाँ पे काम करे वो उसकी जो प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक अच्छे से कर सके। तो अगर आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे तो इट इज़ नॉट, यहाँ पे एक चार्ट में दिया हुआ है एंड इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ फूड प्रोसेसिंग हैपेंस। सबसे पहले क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है उसको सप्लाई कर रहा है फार्मर, सप्लाई करने के बाद वहाँ पे जाके फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर वो सेल हो रहा है, फिर उसको यूज़ किया जा रहा है, बाद में फिर वो डिस्पोजल हो जा रहा है, फिर यहाँ से फिर रिसोर्सेज बन रहा है। ऐसे एक तरह से आपको साइकिल दिखाई दे रहा है। तो दैट इज नॉन एज अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से की ड्राइवर्स है इंडिया में फॉर FPI, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहला लैंड, मतलब अगर हम बात करें हमारे यहाँ लैंड की तो ऑलमोस्ट 52% जो लैंड है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। हमारे यहाँ जो लैंड है काफ़ी हद तक फर्टाइल है, सॉइल्स जो है सॉइल भी हमारे यहाँ बहुत तरह की सॉइल्स, मतलब अभी इंडिया में देखें तो 46 टाइप्स ऑफ सॉइल दिखती है, मतलब छोटे छोटे जो सब टाइप्स होते हैं 46 है। वर्ल्ड में पूरे अगर 60 सॉइल्स होती है तो 60 में से 46 सॉइल्स अगर इंडिया में पाई जा रही है, इट मीन्स क्या कि यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ टाइप्स के हम लोग फूड ग्रेन्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या, हमारे यहाँ अगर आप बात करें तो इतनी ज़्यादा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी दिखाई देती है कि हर सीज़न में हम लोग कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फूड प्रोड्यूसर्स लाइक लाइव स्टॉक है, या मिक्सचरिंग है, फिश है, या अदर जो फ्रूट्स होते हैं उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक अच्छा होता है। तो उसमें हम अगर फोकस करते हैं तो इट विल बी एक्ट एज की ड्राइविंग इन इंडिया फॉर FPI। दिस इज अबाउट लैंड, क्लाइमेट एंड फूड प्रोड्यूशन। अब देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये क्या होता है। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो इट इज़ ए मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स। जैसे हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखे थे, वही हमारा होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब वहाँ से पूरा एक सप्लाई हो, एक मैनेजमेंट फॉर्म हो रहा है कि कैसे गुड जो है उसका फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो फूड है उसको सेल किया जाता है,
सेल करने के बाद वो जो है उसको कोई जाके मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो फिर उसको जो भी शॉप है, जो होलसेल दुकान वाले उनको सेल करेंगे, फिर वो किसी शॉप्स पे सेल करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, जो यूज़ करेंगे, बाद जाके वो डिस्पोजल हो जाएगा और फिर वो अगेन वहाँ से रिसोर्स बन के आगे आएगा। तो यहाँ पे एक साइकिल दिखाई दे रहा है, एक फ्लो ऑफ गुड्स दिखाई दे रहा है, कंप्लेन टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर्स, वैल्यू एड हो रहा है मटेरियल्स में, एंड दैट इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इन सप्लाई चेन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देगा, इम्बैलेंस दिखाई देगा, तो पूरा जो चैन एक फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। मतलब अगर सपोज कीजिए कि फार्मर जो है वो अपना सप्लाई अच्छा खासा किया, मतलब फार्मर जो है वो क्या किया कि वो अपना प्रोडक्शन करके सेलर्स को बेचा, जो यहाँ पे बाई करके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर टेक्निक अच्छा खासा नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही प्राइस अपना हाई कर देंगे। यहाँ पे बहुत जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, वो जो ट्रेडिशनल मेथड है फूड प्रोसेसिंग का, वो सारी यूज़ करके, तो इसके आगे इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी और जो बाकी के जो लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। तो दैट्स टाइम वहाँ पे जो प्राइस होगा बहुत ही हाई हो जाएगा और उसको पॉवर्टी का सिचुएशन हमारे यहाँ दिखाई देता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें फूड चेन मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखना है, बैलेंस रखना है कि कहीं पे जो हमें नए नए टेक्निक्स यूज़ करने हैं, नए नए आइडियाज़ यूज़ करने हैं, वर्कफोर्स स्किल लेवल्स यूज़ करने हैं, ताकि ये जो फूड चेन है वो मैनेज रहे और कहीं पे भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो आगे आए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एफपीआई। तो जैसे अभी पिछली बार भी हम लोग देखे थे, अभी पिछले स्लाइड्स पे देखे थे सिग्निफिकेंस में, कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अभी हमारे यहाँ एफडीआई जो है वो 100% हमारे यहाँ आ रही है, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अच्छा खासा इंक्रीज करे। साथ साथ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जोन हमारे यहाँ अच्छा खासा है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, एंड बहुत से गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आती हैं ताकि हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ कर लें। इन सब करने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत से रेवोल्यूशंस हुए हैं रिलेटिंग टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन फॉर द फूड्स इन इंडिया। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सारे डिफरेंट रेवोल्यूशन अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके नाम पे हुआ है। जैसे हमें सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली किस लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए। वैसे अगर आप पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ फॉर द मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। यहाँ पे जितने भी दिए हुए हमारे यहाँ सब हो चुके हैं, ताकि हम लोग क्या करें कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है फूड्स की उसको इंक्रीज करें। और वो ऐसा करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा। फूड प्रोसेसिंग अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये हम लोग पीछे देखते हैं। देखिए बहुत सारे फ़ायदे हमारे दिखाई देते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या फिर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें गेन करना हो, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना हो, इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ता है उसको कम करने के लिए, ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन फीस के लिए, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में डिटेल में यू कैन रीड फ्रॉम द अदर बुक्स। सिल्वर रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन इट इज इम्पॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, पिंक रेवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ब्लू रेवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है जो इसके लिए की गई है। So this is all about food processing in India. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video.